तरह से जीतन राम मांझी ने डेटा दे करके बताया कि जिस समाज से चिराग पासवान आते हैं उस समाज में लगभग 30% शिक्षा है, तो उसी हिसाब से उनकी तरक्की उन्नति हुई है। खुल करके उन्होंने कहा, नाम अगर न भी लिया तो जिस तरह से समझा रहे हैं, लेकिन वो जिस जाति से आते हैं, भूइयां है, डोम है, नट है, और भी एक दो जातियों का नाम उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि वहां पर शिक्षा अभी भी 10 और 15% है। तो कोई भी अगर आपको आरक्षण मिलेगा तो आरक्षण की कोई ऐसी तो सुविधा है नहीं कि कोई डीएम आपको बनना है तो आप एकदम महा मूर्खानंद है, आप वहां जा करके बन जाएंगे। आरक्षण की व्यवस्था यह होती है कि कम से कम आपके लिए उतनी ही छूट है जितनी कि आप उस पद के सुशोभन के लिए या वहां काम करने के आप काबिल हो। तो जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं तो चिराग पासवान के बरक्स, उसमें आपको क्या लग रहा है? देखिए, जीतन राम मांझी कर हम वही आ रहे थे और वही कह रहे कि जीतन राम मांझी ने अगर कहने का साहस उठाया है, ठीक है ना, तो ये बड़ी बात है। और राजनीति अगर इस तरह से चलने लगे तो ये बड़ी बात हो जाएगा। उन्हें ईमानदारी से स्वीकारा, नहीं अगर स्वीकारता तो फिर क्या जरूरत थी। क्योंकि राजनीति जो परंपरागत राजनीति चली आ रही है, तमाम राजनीति में परिवारवाद है। आप अपने बेटे को बढ़ाइए, पोते को बढ़ाइए, बहू को बढ़ाइए, भांजे को बढ़ाइए, फूफा को बढ़ाइए, मौसा को बढ़ाइए, यही हो रहा है ना राजनीति में। तो वो तो कर ही ले रहे थे, वो तो राजनीति में सफल ही है, उनको भी आरक्षण का फायदा मिल ही रहा है, तमाम बातें हो रही। तो अगर उन्होंने कहने की हिम्मत जुटाई है तो इस तरीके से तो चिराग पासवान को सोचना ही चाहिए। भाई चिराग पासवान आज के तारीख में आप मानिए कि चिराग पासवान, अब क्या बोलिएगा, आप आरक्षण का मसला देखिएगा। अब तो लोग सवर्ण सवर्ण शोषण करता है, सवर्ण फलाना करता है। हम कहीं सवर्ण का समर्थक नहीं, हिमायती नहीं है, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है थोड़ी अलग है इस सब तरीके से। तो उसमें हम तो सवर्ण मानते उसको है जो विचार से सवर्ण होता है। मैं सवर्ण एक मानसिकता है, ठीक है ना। और वो मानसिकता हर एक बिरादरी में है। वो बिरादरी में सिर्फ सवर्ण मतलब भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कास्ट ही नहीं, सवर्ण अब जातम में भी है, आज नहीं है, एक जमाने से है। सवर्ण सवर्ण में भी है, भूमिहार में भी सवर्ण है, और वहां भी दलित है। हम इस रूप में मानते हैं। वहां भी औकात के हिसाब से, होदा के हिसाब से जगह मिलती है, बातें होती है, ठीक है ना। सवर्ण सब में दलित में है। आज के तारीख में चिराग पासवान, वो क्या सवर्ण दलित नहीं माने जाएंगे? आज क्या, ये तो खुली किताब है ना भैया। आप कहिएगा तो कहिएगा कि आलोचना कर रहे हैं। आज के तारीख में आप दलित के नाम पर चुनाव लड़के आते हैं। आपने दलित का कौन सा अपमान झेला, कौन सी जलालत झेली? आपको किसने घोड़ी से उतार दिया? और आपके मंदिर में प्रवेश होने से किसने मंदिर को साफ कर दिया, छू दिया? देखिए, कहने की बात, एक उदाहरण कहीं भी होता है और हर एक जगह होता है। आज रामविलास जी सांसद थे, उनके भी मामा थे, ठीक है, मान लिया, उनको छोड़ दीजिए। रामविलास जी थे, वो बड़े एक दशक नहीं कई दशक तक रहे भाई, 6 दशक 7 दशक आप संसदीय राजनीति में हैं, विभिन्न पदों पर गए हैं। उनके भाई सांसद रहे, उनके भतीजे सांसद रहे रामविलास जी के, तमाम भाइयों को किया। आप भी हैं, आप बोलिए तो फिर दूसरे तरीके से भी रामविलास जी ने अगर व्यवस्था बदलने की बात की, जो बेटी रोटी के संबंध की बात हुई, जो अम्बेडकर ने कहा था, लोहिया ने कहा था, जेपी ने कहा था, उन्होंने भी किया। अंतरजातीय विवाह, तमाम मामले, सब कुछ की तोड़ी है रख। लेकिन आज के तारीख में अगर चिराग पासवान है तो आते हैं वही सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते। भैया आप जनरल से भी एक बार लड़के देखिए ना, राजनीति में अगर है तो एक नई मिसाल तो पेश करिए। तो राजनीति में अपनी नई लकीर क्या खींचिए। हम भी चौधरी चिराग पासवान के साथ में, और तो हम अशोक कहिए ना कि, अशोक चौधरी ने समर्थन किया है। हाँ, तो हम वही कह रहे हैं ना। अशोक चौधरी कहाँ हो गए, सांभवी चौधरी का एक वजूद है ना भैया, आज के तारीख में सांसद है ना, एक पॉलिटिकल शख्सियत है ना। तो उनकी विकास यात्रा आप देखिएगा। तो जब आरक्षण की व्यवस्था और दलितों को अपलिफ्ट करने की व्यवस्था और तमाम बातें हैं एसटी की, उनका अपलिफ्टमेंट जो हुआ है और राजनीति में जो उनका अभ्युदय हुआ है, उसका उदाहरण और तमाम बातें समेटिए तो फिर किसकी हकमारी हो रही है, कहाँ जा रही है, क्या जा रही है? आप अपलिफ्टमेंट की, आप सवर्णों से आप प्रताड़ित होने की भी बात कर रहे हैं। एक जो है बेटी रोटी का रिश्ता भी बात, जो लोहिया और जेपी की बात है, वो भी हो रही है। अंबेडकर ने भी कहा था, अंतरजातीय विवाह की वकालत की थी और बोला था कि उससे बेहतर समाज बनेगा और तमाम बातें होंगी, तो और समरसता आएगी, जो ये भेदभाव है तमाम मिटेगी। तो कुल मिला के आज की तारीख में तो फिर वही राजनीति हो रही है। और उस राजनीति में अगर मांझी लेकिन ने कहने का साहस उठाया है तो ये बड़ी बात।
लेकिन इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि आप चिराग पासवान को यहाँ पर आपत्ति है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, वो पुनर्विचार के लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, यह तो ठीक है। लेकिन यही नीतीश कुमार ने जब दलित से महादलित बना दिया तो उस पर चिराग पासवान को आपत्ति थी। आप ये सोचिए, जब वही कहे ना। महादलित बना करके उन्होंने ऐसी जातियों की पहचान की कि जिसमें दलित के नाम पर ऐसी कई जातियां थी जो एकदम उपेक्षित थी 70-75 साल की आजादी के बाद भी, और उनको कोई आरक्षण की सुविधा अब तक नहीं मिल रही थी। तो अरे भैया वहां पर चिराग पासवान को भी आपत्ति थी और उनके पिताजी को भी आपत्ति थी। अरे भैया रामविलास की फैसले आपको जो है वो दिक्कत होती है। रामविलास कहे ना कि रामविलास पासवान की राजनीति और फिर उत्तराधिकारी हैं चिराग पासवान, तो मैंने स्पष्ट किया ना कि किस तरीके से उनकी राजनीति हो रही है। कथनी और करनी में क्या फर्क है। नीतीश कुमार ने तो वही किया था ना कि तमाम लोगों की राजनीति की जड़ें खोद दी थी। वो लालू प्रसाद की भी जड़ें खोदी जब वो महादलित का मामला आया और उन्होंने फिर उसमें आरक्षण की व्यवस्था की, तमाम बातें की, और नीचे से लोग आए, मुखिया सरपंच, और तमाम बातें बनी। गांव में तो समृद्धि आई ना जी। गांव की राजनीति माने निचले स्तर की जो राजनीति है, माने निचले स्तर में माने निचले, हाँ, लेवल का की जो राजनीति है, तो उसमें तो सबको मिली ना भैया। आज के तारीख में तो हम देख रहे हैं, मेरे जैसे गांव में कहीं कोई उम्मीद करता सकता था कि एसी एसी का आदमी मुखिया सरपंच और बन के बैठा हुआ है और वार्ड सदस्य और सब लोग उसके दरवाजे जा रहे हैं, है ना। ये कहीं कल्पना नहीं थी, हुआ है, ऐसा संभव हुआ है। तो नीतीश कुमार ने को उसका राजनीतिक लाभ भी मिला है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनका, तो फिर इनको वही डर सता रहा है अपने राजनीतिक भविष्य का ना, कि जब वहां बातें होंगी। और कायदे से तो नीतीश कुमार की भी राजनीति जो है, कहे ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का चाल चरित्र, ठीक है ना, उसका फिर से एक बार मूल्यांकन होगा। और पूरा जो देश है बड़ी एकदम साफ साफ देखेगा, और देख भी रहा है कि ये लोग जाति की बात तो करते हैं, बेहतरी की बात करते हैं, वही अंबेडकर की दुहाई देंगे, वही संविधान की दुहाई देंगे, लेकिन वो कहते क्या है, दिल में क्या है, ये तमाम बातें साफ हैं। आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं फैसले पर पुनर्विचार के लिए, ठीक है ना, तो आपको साहस करना चाहिए मायावती की तरह यह बोलने का कि हम कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं और राष्ट्रपति के यहाँ जा रहे हैं। यह केंद्र सरकार का दायित्व है और अभी बहुमत में है, वो करे वहां, हम सब तब सब लोग मिलकर समर्थन करेंगे और इस फैसले को पलटे। यह बोलने का चिराग पासवान में साहस है। आप सब, आप बहुत बड़े भागीदार हैं वहां, माने है ना, महत्वपूर्ण भागीदार हैं एनडीए सरकार में। दिल्ली में तमाम आपकी बातें सुनी जाती है, ठीक है ना। अब चाचा न थे, वो भी तो किनारे हो गए। आप रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं, लोजपा रामविलास के मालिक हैं, आपके 5 सांसद हैं, ठीक है ना। आप आइए, बोलिए, आपको बहुत मोदी जी मानते हैं, पूरा दुनिया देख रहा है, आप कहते भी हैं आप मोदी जी के हनुमान हैं, ठीक है ना। हनुमान की बातें कैसे टाल देंगे जो है उनके आराध्य, जो राजनीति के आराध्य कर लीजिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही चिराग पासवान जातिवादी हो गए हैं इस मामले में, ऐसा दिख रहा है। और इसीलिए उनका दिखना इस रूप में वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी को परेशान भी कर रहा है, और यही वजह है कि जीतन राम मांझी इस तरह से प्रतिक्रिया देने को बाध्य हुए। लेकिन एक आखिरी सवाल कि इस तरह से अगर मतलब चीजें अगर चलेंगी तो क्या बिहार में खास करके ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और वो लेकर के इस तरह से बयानबाजी की जा रही है कि सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं इसका फायदा मिले? अब देखिए, जो बातें आई, आपके जो सवाल थी और मेरे जो जवाब थे, वो जो परिस्थिति है और जो तथ्य दिख रहे हैं उस हिसाब से थे। और उसमें मैंने यह भी कहा कि जीतन राम मांझी भी कोई अलग धारा के तो आदमी नहीं है, और वो भी इसी राजनीति में है, और हम इस हमाम में सब नंगे हैं। वो भी जाति की राजनीति करते हैं, वो भी परिवारवाद करते हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन इस मसले पर जो उन्होंने बोलने का साहस जुटाया, तो वही कहते हैं साहस की बात थी, एक पक्ष है। लेकिन कुल मिला के आप देखेंगे तो राजनीतिक दलों की मंशा, आप इसको इस रूप में समझिए ना, चिराग पासवान को लेकर जो आपने कहा कि किस तरह से वो विरासत की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से घोड़ी पर बैठने में, मंदिर में जाने में, हालांकि एक हुआ था इस तरह को मामला हुआ था
हाजीपुर में जब वो गए थे आशीर्वाद लेने, तो वहाँ दूध वगैरह से धोया गया था, तो शायद ये भी उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं, तो उसमें तो आपको लग रहा है कि इस बार खुल करके आप एक तरफ नारा दे रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का एक तरफ नारा है और एक तरफ ये आपके जातिवादी ख्याल है। आप अपने समाज को लेकर ही अगर इस तरह की बात उठा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर उसमें अभी पिछड़ जाएंगे तो भविष्य में हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, तो फिर जीतन राम मांझी कहाँ गलत है अगर इसको इस रूप में हम देखें तब। अब कुछ नहीं, अब आपका जो सवाल है ना, और जो आप संदर्भ दिया है, उत्तर उसी में छुपा हुआ है। चिराग पासवान के जेहन में अगर यह बातें हैं कि वो भी हाजीपुर में गए थे और फिर वहां शुद्धिकरण अभियान चला था और दूध से धोया गया था, वो प्रतिमा को धोया गया था ठीक है ना, वो कचहरी मैदान का मामला है। तो अब राजनीति को यही समझिए कि वो शुद्धिकरण करने वाले कौन लोग थे? क्या वो तथाकथित सवर्णवादी पार्टी के प्रतिनिधि थे कि वो उनके विरोधी पार्टी? वो तो एनडीए के चेहरा थे रामविलास चिराग पासवान। एनडीए वाले तो किसी ने धोया नहीं, तो धोने वाले कौन थे? खुली किताब है, धोने वाले वही है जो आज दोनों एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, एक ही नाव की सवारी करना चाह रहे हैं। वही वही आरजेडी, वही इंडिया गठबंधन, वही चिराग पासवान, वही दोनों है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोधी। तो बस अब राजनीति को इस रूप में समझ लीजिए कि जनता को भरमाना है, घुमाना है, कहीं कुछ नहीं होने देना है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो भैया एक बात बताइए, छोड़ दीजिए सब कुछ बात, आप तो बहुत जलालत की बात, गरीबी की बात, पिछड़ेपन की बात, लोगों को आगे उठाने की बात, ये सब बड़ी कहानी होती है, और ये सब सुनते सुनते हम लोग भी अब बूढ़े हो गए। और ये 75 साल का भारत कहाँ जा रहा है, कि दिशा में जा रहा है, ये बहुत अलग स्थिति लोगों ने देख लिया। एक सामान्य सी बात है भाई, कि एक याचक को भी अगर वो बहुत भूखा है और उसको अगर अचानक आप जबरन उसको 10 रोटी दे दे, उसको 2 रोटी का काम, ठीक है ना, कि उसकी क्षुधा मिट जाएगी, तो उसको 10 रोटी दे दीजिए। तो ये याचक भी उस रोटी को क्या करता? बहुत होगा तो 2 दिन के लिए सुरक्षित रख लेगा, कुछ बांध लेगा 2-4 रोटी, कि अरे कल कहीं नहीं मिलेगा तो खा लेंगे, परसों नहीं मिलेगा खा लेंगे। फिर भी वो जानता है कि अरे ज्यादा दिन रखेंगे तो क्या होगा, 10 रोटी बेकार हो जाएगा। तो आजू बाजू देखता है और उसको कोई लगता है कि कोई जरूरतमंद है तो उसको दे दे। लेकिन भारतीय राजनीति के जो तमाम, हम तो इनको गिद्ध ही कहेंगे, तमाम जो राजनेता और तमाम लोग हैं, क्या इन्होंने कभी ऐसी कोशिश की? आजू बाजू देखा? कहीं नहीं थे, बहुत पिछड़े थे, बहुत शोषित थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। राजनीति में आपका पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान हुआ। उसके बाद आप आजू बाजू किसको देखे? भाई को देखे, भतीजा को देखे, बेटा को देखे, उसको देखे। तमाम वही बिहार का उदाहरण नहीं, पूरे देश का उदाहरण है। एक दूसरे को नंगा बताएंगे, खुद अपना पैंट नहीं पहनना, नहीं समझ रहे हैं, खुद नंगापन पर हंसना, इस हमाम में तमाम नंगे हैं। तो कुल ले जा करके इस फैसले से हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ होना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, इम्प्लीमेंट कैसे होना है, किसको करना है, आप देख ही रहे हैं, राज्य सरकारों पर को उस पर करना है, उसमें तय करना है, तमाम बातें हैं। इसको तो इस बातें आएंगी, को राजनीति होंगी।